अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मुजफ्फर ऑनलाइन एकेडमी। और आज हम अपना चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है हुक्स लॉ। ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने डिफाइन किया स्प्रिंग की इलास्टिक नेचर को, कि इलास्टिक नेचर क्या होती है और उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एंड सो ऑन। हुक्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, हमने ये डिस्कस करना है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है एंड सो ऑन। ठीक है। हुक्स लॉ इज द प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल of physics that states that the force needed to extend or compress a spring, क्या बात करता है कि जो force needed to extend or compress a spring by some distance is proportional to the distance, when the elastic materials are stretched the atoms। अब देखें, जब किसी भी इलास्टिक मटेरियल को हम स्ट्रेच करते हैं, ये मैं ऊपर वाली आपको डेफिनेशन समझाता हूँ, आगे चल के हम मजीद इसको डिस्क्राइब करेंगे। इसमें क्या बोलता है कि भाई जब किसी भी इलास्टिक मटेरियल को आप स्ट्रेच करते हो तो उसके जो एटम्स होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफॉर्म हो जाते हैं, अपनी अपनी जगह से हट जाते हैं until stress is applied। स्ट्रेस यहाँ पे बोला जाता है फोर्स को। किसको बोला जाता है? फोर्स को। मतलब जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगी हो। एंड व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड दे रिटर्न टू देयर इनिशियल स्टेट। लाजमी सी बात है, आप एक स्टील का स्केल लो, उसको आप खींच लो, खींचने के बाद छोड़ दो, जब छोड़ोगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। मैथमेटिकली हुक्स लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज, मतलब हुक्स लॉ को जो लिखा जाता है, हुक्स लॉ को जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू के इंटू एक्स। बेसिकली इसमें लिखा होता है कि जो अप्लाइड फोर्स होती है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के। ठीक है। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स क्या होता है? एक्सटेंशन। ठीक है। आगे एक एग्जांपल है नीचे पिक्चर में, वो मैं आपको समझाता हूँ। इन द इक्वेशन F इज द फोर्स, जो हम लगाएंगे, एक्स एक्स द एक्सटेंशन इन लेंथ, K इज द कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है F इज इक्वल टू K इंटू एक्स। तो इसलिए ये आपका हुक्स लॉ बनता है। इसमें माइनस की साइन भी लगाते हैं, इस तरह से माइनस के एक्स लगाते हैं। माइनस के एक्स क्यों लगाते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। देखिए इस पिक्चर के अंदर आपको क्या दिखाया जा रहा है। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि आपके पास एक स्प्रिंग था ए, इसको आप ए कह रहे हैं। ठीक है। आपके पास क्या था? एक स्प्रिंग था ए, और यहाँ पर इस टाइम कोई फोर्स लगी हुई है? जीरो नहीं है। तो इसका मतलब आपका स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं हुआ। अब आपने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई इसके ऊपर। कितनी न्यूटन की फोर्स लगाई? 1 न्यूटन की फोर्स लगाई। फोर्स लगाने से कितना स्ट्रेच हुआ? ये एक्स स्ट्रेच हुआ। अब आप इसके ऊपर और मजीद फोर्स लगाएं तो लाजमी सी बात है, ये पार्ट सी देखते हैं आप, इसका ये पार्ट, ये मजीद स्ट्रेच हो रहा है। मतलब ये कि आप एक स्प्रिंग को जितना खींचेंगे वो तो नहीं खींचेगा, जितनी फोर्स लगाओगे उतना वो एक्सटेंड होगा। तो यही तो इस लॉ का मुद्दा है। इस लॉ का पढ़ने का मकसद यही है, भाई जितनी फोर्स लगा रहे हो, जितनी फोर्स लगा रहे हो उतना एक्सटेंड हो रहा है। क्लियर है? जी हाँ क्लियर है। आगे चलते हैं। सो हुक्स लॉ हमारे पास क्या है कि तो अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। मजीद देखें आगे क्या बोलता है। अच्छा, आप जो फोर्स लगाते हैं ना, वो अब इसमें बड़े मेन पॉइंट्स हैं और ये आपने याद रखने, मैं इनको हाईलाइट भी करता जाऊंगा। डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, अब देखिए क्या बोलता है कि डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल डिफरेंट स्प्रिंग्स विल हैव डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट्स। के हमारे पास क्या होता है, इसको मैं मजीद आपको एलेबरेट करूंगा, विच कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है। अब देखें जी, के क्या है आपके पास, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो फॉर्मूले में क्या आता है ना, F इज इक्वल टू के इंटू एक्स, हम वो पढ़ते हैं।
फॉर्मूला था हमारे पास f इज इक्वल टू k इंटू एक्स। मैंने आपको कहा था व्हाट इज मीन बाय k, यहाँ पर k का मकसद क्या है, ठीक है। देखें जी x यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो k का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा k इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय x। इसका मतलब ये है कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f एंड इनवर्सली टू x। मतलब ये k के दो रिलेशन है, एक रिलेशन तो इनवर्सली रिलेशन है किसके साथ, x के साथ k का, और डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ, f के साथ। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वो एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल के जरिए देना चाहूंगा। आइए हम प्रैक्टिकल करते हैं। इसमें आपको एक स्प्रिंग दिखाया जा रहा है, ये मैंने फोर्स 0 कर दिया। अभी ये जो कॉलम है ये जो कॉलम है अप्लाइड फोर्स है, मतलब मैं इस पर कितनी फोर्स लगा रहा हूँ, और ये जो कॉलम है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के का है, न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट होता है के का। किस तरह से देखें जी, अब आपके पास है ना, मैं आपको उसको समझाता हूँ। के का जो यूनिट है, के की वैल्यू, अब के इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एफ डिवाइडेड बाय एक्स है, एफ डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स एफ का यूनिट आपके पास क्या होता है, न्यूटन। एक्स आपके पास क्या एक्सटेंशन, मतलब लेंथ चेंज होती है, तो इसका यूनिट मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ के, ठीक है। इसकी डायमेंशन आप निकालेंगे, सिंपल है, कैसे निकलेगी इसकी डायमेंशन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, न्यूटन के, या आपने सेकंड स्क्वायर लिखा और फिर मल्टीप्लाई ये जो नीचे एम है ये वाला एम डिवाइड में एम, ठीक है। एम से एम आपका कैंसिल, क्या बचा आपके पास, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, सो एम टी पावर माइनस 2 इज द डायमेंशन ऑफ के, एम टी पावर माइनस 2 इज द डायमेंशन ऑफ के। इस ग्राफ को भी समझेंगे। देखें जी, के और एफ का रिलेशन, के और एक्स का रिलेशन आज हम ये डिस्कस करते हैं इस प्रैक्टिकल के जरिए। हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, आपको ये नजर आ रही है फोर्स, 4 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो आप जितनी फोर्स लगा रही है उतना एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको दो एरोस दिखाए जा रहे हैं, एक एरो आपको दिखाया जा रहा है कौन सा, अप्लाइड फोर्स का, जो मैं लगा रहा हूं, जो हम खींच रहे हैं। खींचने के बाद स्प्रिंग उस पोजीशन पर मूव करेगा जिस पोजीशन पर आपने फोर्स नहीं लगाई थी, मतलब इसके अपोजिट मूव करेगा ना। इसका मतलब ये है कि भाई स्प्रिंग के अंदर जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग के अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाती है, एक ऐसी रिएक्शनल फोर्स आ जाती है जो उसको दो पॉइंट्स में मूव करवाती रहती है। स्प्रिंग को आप खींचें और छोड़ दें, वो मूव करता रहेगा। कैसे मूव कर रहा है, वो ऐसे मूव कर रहा है कि आप जब उसको खींच रहे थे तो खींचने से उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी, और वो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग को दो पॉइंट्स के दरमियान पे मूव करवाती है। तो ये जो ब्लू एरो आपको जो दिखाया जा रहा है, इस ब्लू एरो का मकसद ये है कि भाई आप जो फोर्स लगा रहे हो, ऑरेंज कलर का जो एरो ये आप वो फोर्स लगा रहे हो, आप जो फोर्स लगा रहे हो ये फोर्स एक रिएक्शनल फोर्स, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कह सकते हैं स्प्रिंग की, ये एक रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में जनरेट करती है, जो कि स्प्रिंग को दो पॉइंट्स के दरमियान में मूव करवाती रहती है। अब आपने यहाँ क्या करना है, हमने क्या प्रैक्टिकल करना है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे हमने कहा था ना कि फोर्स जितनी ज्यादा लगाओगे, 47 न्यूटन हो गया ये, जैसे हमने इसके 100 न्यूटन की फोर्स लगा दी। अच्छा देखें, अब इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना है, 100 न्यूटन पर मीटर है। अब मैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाऊंगा तो इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, छोटी। क्यों, क्योंकि लेंथ छोटी इसलिए होगी क्योंकि आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो लेंथ के, मतलब एक्स के एक्सटेंशन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाने से इसकी लेंथ छोटी हो रही है, जी हाँ हो रही है सर। तो इसका मतलब ये है, अच्छा देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट कम कर रहा हूं तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाने से इसकी लेंथ क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो
हमने इसके अंदर दो चीजें सीखी कि आप जितने फोर्स बढ़ाओगे, अब देखें मैं फोर्स कम कर रहा हूं, फोर्स कम करने से इसकी एक्सटेंशन कम हो रही है, लेकिन फोर्स ज्यादा करने से इसकी एक्सटेंशन ज्यादा हो रही है। और यही हुक्स लॉ हमारे पास था, जिसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट हर किसी का कांस्टेंट रहता है। अब ऐसे स्प्रिंग भी होते हैं जो बिल्कुल ही पतले होते हैं, पेन का स्प्रिंग है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे स्प्रिंग भी होते हैं जो कि जैसे बाइक के अंदर जो स्प्रिंग लगे हुए होते हैं हमारे उसमें जंपर्स के अंदर, ऐसे स्प्रिंग होते हैं जो कि ट्रक्स के अंदर लगे हुए होते हैं। तो हर स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं रहता। अच्छा जी, यहाँ पे एक और हम चीज देख लेते हैं, एनर्जी की क्या कहानी है। अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ये मैंने 4 न्यूटन की फोर्स लगाई, और ये आप ये ग्राफ देखें पोटेंशियल एनर्जी का, ब्लू कलर का, ठीक है। अब ये इसमें जो ग्राफ बन रहा है वो भी स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है, ठीक है। आप एक और चीज इसके अंदर देख सकते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मतलब एफ और एक्स के दरमियान में जो ग्राफ बनाते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। क्यों? क्योंकि एफ और एक्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो इसलिए आज आपको इस प्रैक्टिकल में ग्राफ भी पता चल गया। मैंने इस पर 100 फोर्स लगाई। अब देखिए जी, अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम है 50 जूल है। अब इसको आप इसकी मीन पोजीशन में ले जाओ, तो मीन पोजीशन पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है, बिल्कुल लो, जीरो। अब इसको आप फिर इसकी मीन पोजीशन पर ले जाओ, ये भी इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, सॉरी मीन पोजीशन तो वो होती है जहां पर ये स्प्रिंग क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अब आप इस पर फोर्स लगाओ इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स लगाने के बाद आपने इसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद यूं होगा फिर यूं हो जाएगा, फिर यूं होगा फिर यूं जाएगा, इसी तरह से होगा। एक तो यहां तक जाता है, तो एक इस पॉइंट तक जा रहा है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये एक इस पॉइंट तक जा रहा है, ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जहां तक ये स्प्रिंग जाता है वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो हमने एक बात क्या सीखी, एक्सट्रीम पोजीशन पर जब स्प्रिंग पहुंचता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। दूसरी बात इसके अंदर क्या सीखी, भाई स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाओगे लेंथ छोटी होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाने से लेंथ क्या होती है, छोटी होती है। अच्छा देखें, स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ा रहे हैं, हमने पढ़ा था ना कि एक्सट्रीम पोजीशन स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है आपके पास फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ऑरेंज कलर में जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। आप जितनी ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट करोगे उतनी ज्यादा फोर्स भी हो रही है, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स के दरमियान में डायरेक्टली रिलेशन, हमने ये भी इसके अंदर सीखा। और स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाने से एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर आपने स्प्रिंग कांस्टेंट इसका बढ़ा दिया और उसको आप इसकी मीन पोजीशन पे ले आओगे जहां पर ये रेस्ट में होता है, तब भी इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होती है। समझ में आया? और आया भी होगा। हम आगे चलते हैं मजीद अपनी पढ़ाई की तरफ। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, आगे क्या बोलता है ग्राफ, अब हम इसको समझते हैं। इसमें यील्ड पॉइंट वगैरह ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ क्या होती है। देखें जी, ये ग्राफ है जो कि इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पर आकर यहां तक स्ट्रेट है। इसका मतलब ये है कि आप स्प्रिंग खींच रहे हैं और वो खींच रहा है, लेकिन जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है। देखिए, ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होने के बाद अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ रहा है तो ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। मतलब उसके अंदर ऐसी इलास्टिसिटी है कि वो वापस आ रहा है, लाजमी सी बात है। सो ऑब्जेक्ट को जब आप छोड़ते हैं, छोड़ने मतलब डिफॉर्म करते हैं, तो डिफॉर्म करने के बाद जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाए, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के पास क्या है, इलास्टिसिटी है। ठीक है। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट को आपने इतना ज्यादा डिफॉर्म कर दिया है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आ पा रहा है, तो ऑब्जेक्ट की इस एबिलिटी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी। कितनी टर्म्स हमने पढ़ी अभी तक, दो टर्म्स पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी, एक तो इलास्टिसिटी और दूसरी प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है, ऑब्जेक्ट को आपने डिफॉर्म कर दिया, फोर्स लगा दी, जैसे आपने स्टील का स्केल लिया और स्टील का स्केल लेने के बाद
आपने उसको अच्छी तरह क्या, अच्छी तरह डिफॉर्म कर दिया, लेकिन इतना डिफॉर्म नहीं किया कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ना, इतना किया कि वो आ जाए, तो उसको कहा जाता है इलास्टिसिटी, और अगर वो नहीं आ रहा तो वो प्लास्टिसिटी। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये ग्राफ देखें, इस ग्राफ के ऊपर लिखा हुआ प्रोपोर्शनल लिमिट। इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ जहां तक बिल्कुल करेक्ट है, सीधा है, यहां तक तो वो इलास्टिसिटी है, मतलब इलास्टिक इन नेचर है। लेकिन जैसे ही आपने उसको प्रोपोर्शनल लिमिट से आगे लेके गए, मतलब आपने स्टील का स्केल इतना मोड़ दिया कि अब वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ रहा है, तो आपका ग्राफ कर्व होना स्टार्ट हो जाता है। और हुक्स लॉ में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कर्व होता है, तो इस पॉइंट को, इस कर्व पॉइंट को कहा जाता है यील्ड पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यील्ड पॉइंट कहा जाता है। आपके पास और ये जो यील्ड पॉइंट होता है, और इस यील्ड पॉइंट से आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आता है। आइए इसको हम मजीद नीचे एक पैरा में पढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द ओरिजिन टिल द प्रोपोर्शनल लिमिट नियरिंग यील्ड strength, the straight line implies that the material follows Hooke's law। जहां तक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये कि आपका जो मटेरियल है वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, जब उसमें इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाती है, प्रोपोर्शनल लिमिट, तो फिर आपकी जो प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, and yield strength, the material loses its elasticity and exhibits plasticity, और उसके पास क्या आ जाती है? प्लास्टिसिटी। The area under curve from origin to the proportional limit falls under the elastic range। मतलब कौन सा एरिया की बात कर रहा है ये आपके पास इस एरिया की बात कर रहा है, ये एरिया। ठीक है, अब ये जो एरिया है, इसका मतलब ये है कि ये इलास्टिक रेंज में है। और द एरिया अंडर कर्व फ्रॉम अ प्रोपोर्शनल लिमिट टू द रप्चर या फ्रैक्चर पॉइंट फॉल अंडर द प्लास्टिक रेंज। मतलब अब आपके पास ये एरिया, कौन सा एरिया? ये कंप्लीट एरिया कौन, फ्रैक्चर पॉइंट तक। कौन सा पॉइंट तक? फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट मतलब आपका ऑब्जेक्ट अब टूट चुका है, क्रेक हो गया है, तो ये एरिया किस रेंज के अंदर होता है? प्लास्टिक रेंज में होता है। तो समझ में आया हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ हमारे पास एक ऐसा लॉ है जो कि डिफाइन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल की इलास्टिक नेचर को। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। Following are some of applications of Hooke's law. It is used as fundamental principle behind the manometer, spring scale, and the balance wheel of the clock, and so on. Hooke's law sets the foundation for seismology, acoustics, and molecular mechanics. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी और आपने ये अच्छी तरह पढ़ने हैं। अब यहाँ पर मजीद हुक्स लॉ की डायमेंशन भी दिखाई गई है कि हम इसकी डायमेंशन किस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा देखें, इसका डिसएडवांटेज आपके पास यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये यूनिवर्सल नहीं है। फिजिक्स के वैसे सारे लॉ यूनिवर्सल होते हैं, बट इट इज द लॉ विच इज नॉट यूनिवर्सल and only applies to the materials as long as they are not stretched way past their capacity. Frequently asked questions, Hooke's law apply all material पर होता है या नहीं? Hooke's law linear है या नहीं? When does Hooke's law fail? Why is Hooke's law negative? ठीक है, आपने ये तमाम बातें डिस्कस करनी है, और इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।